हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल डियर एस्पिरेंट्स कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के लिए हमारा एवेल्युएशन सेशन ऑलरेडी चल रहा है। आप इसकी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एवेल्युएशन सेशन है, इसको लाजमी ज्वाइन करें। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं आज सीएसएस 2027 के ऊपर। ऑलरेडी हम डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई यहाँ पर लाजमी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमारा अगर देखा जाए सीएसएस 2027 को ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ रह चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ एस्पिरेंट्स को यहां पर कुछ सजेशन देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स अगर चाहते हैं कि वो सीएसएस 2027 की प्रिपरेशन करें, अब कहीं पर यह भी कहा जा रहा होगा अभी आप ना करें, इसके लिए बहुत सारा टाइम भी लगता है। देखें, ठीक है, टाइम की जरूरत है वाकई। अगर देखा जाए तो सीएसएस के एक अटेम्प्ट देने के लिए ऑलमोस्ट 1 ईयर की जरूरत है ये, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आप तसल्ली के साथ जो है आप अपने नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं, चीज़ों को प्रिपेयर भी कर सकते हैं, अपना सिलेबस भी कवर कर सकते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो आप 6 मंथ की बात कर रहे हैं, जो लास्ट मंथ में कभी भी काउंट नहीं करता। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका 1 साल का काम था, अब आप उसको 6 मंथ के अंदर करने जा रहे हैं। आप ये समझ लें कि अगर आप 1 ईयर में 8 आवर्स स्टडी करते थे तो अब जो आपको 6 मंथ के अंदर कितना पढ़ना पड़ेगा, 16 आवर्स। तो अगर आप रेडी हैं 16 आवर्स पढ़ने के लिए, ठीक है, 16 नहीं तो यहां पर 15 आवर्स भी अगर पढ़ने के लिए रेडी हैं, तो देन आप अपना स्टडी प्लान बनाएं, स्ट्रैटेजीज फिक्स करें, टारगेट्स को आपने यहां पर सेट करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, जो मैं समझता हूं, आपका टाइम जो हम फिक्स करते हैं ना 10 घंटे या 14 घंटे, अगर स्पेशली देखा जाए तो हमारे होते हैं टारगेट्स मेन, कि अगर आप टारगेट्स अपने डेली बेसिस के ऊपर अचीव करते जाते हैं, और एक टारगेट को अचीव करने के लिए चाहे आपको 4 घंटे लग रहे हैं, चाहे आपको 5 घंटे लग रहे हैं, इसी तरह अगर हमारे पास 3-4 टारगेट्स हैं, तो वो अगर आप यहां पर अचीव करने में 14 आवर्स लगा रहे हैं, 15 आवर्स लगा रहे हैं, 16 आवर लगा रहे हैं, तो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें टाइम की कोई फिक्सिंग नहीं है। अगर आप बोले ना कि इतने टाइम में हमने इसको करना है, हो ना पाए, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन पर डे के हिसाब से अपने टारगेट्स को अचीव करना है बस। अगर आप टारगेट्स अचीव करते जाते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो यकीन माने आप वाकई ही जो है आप सीएसएस 2027 देने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, लेकिन आपको पता है कि टॉपिक्स के ऊपर एनालिसिस और डिबेट या हम यहाँ पर डिस्कशन करने से पहले एक लिटरेरी या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आज हमारे पास है यहाँ पर स्टेटमेंट कन्फ्यूशियस यहां पर कहता है कि इफ यू ट्राई टू डू टू मच यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। वो कहता है कि एट द सेम टाइम जब आप मल्टीपल यहां पर काम करते हैं, तो फिर आप उनमें से एक काम के ऊपर भी जो है वो कह ले कि अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो अपना गोल है, वो हासिल नहीं कर सकते, या उस काम को आप कंप्लीट नहीं कर सकते। बात यहां पर यह की जा रही है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स एट द सेम टाइम सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आजकल ट्रेडिंग का दौर है, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, साथ अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, फ्रीलांसिंग चल रही है, तो सारी चीजों को लेकर यहां पर क्या करें, घसीट रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, एक टास्क के ऊपर काम करें। अगर सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक सिविल सर्विस एग्जाम्स की ही प्रिपरेशन करें। देखिए, एक काम करें, अच्छे तरीके से करें, डेडिकेशन के साथ करें, विद पैशन के साथ करें। ठीक है, जितनी देर तक आप कह लें कि एक काम के ऊपर फोकस नहीं करेंगे और मल्टीपल अगर आप टास्क को लेकर चलेंगे, तो आप कहीं पर भी नहीं रहेंगे। वही है ना, एक आदमी जो 2 कश्ती में सवार होता था वो कहीं का भी नहीं रहता। ठीक है, तो यहां पर कोशिश करें, अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, करें। उसके बाद अगर यहां पर आप कोई भी और काम कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मल्टीपल टास्क को लेकर मत चले बस। अगर आप मल्टीपल वर्क एट द सेम टाइम कर रहे हैं, तो आप एक भी काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है, ना ही अपने आप ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव कर पाएंगे। एक ही काम कर ले यार, अच्छे से कर ले जो भी कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो आई होप आपने इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखिए आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है अनफिनिश्ड बिजनेस। ठीक है, नामुकम्मल होने वाला कारोबार भाई क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक मैंने टॉपिक डिस्कस किया था फिजिकल फेडरलिज्म, और इसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, किसने की, वर्ल्ड बैंक ने। वेंसडे वाले दिन बुध वाले दिन यहां पर वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसके अंदर यह कहा गया कि स्ट्रेंथनिंग फिजिकल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान। लेकिन एक और चीज भी मैंने कही थी कि अभी पाकिस्तान के अंदर कोई इशू देखा जाए इकोनॉमी के रिलेटेड, तो सबसे बड़ा इशू क्या है यहां पर, फिजिकल डेफिसिट आप कह सकते हैं, फेडरल फिजिकल क्राइसिस आप कह सकते हैं, फिजिकल फेडरलिज्म क्राइसिस भी आप कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये हमारा करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं यहां पर, जो मैं पहले भी बता चुका अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो है यहां पर प्रोविंशियल रिसोर्सेस मिसमैनेजमेंट। ठीक है, इसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। उसके बाद अगर देखा जाए जो 18th अमेंडमेंट पास की गई 2010 के अंदर, जिसके अंदर हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देखने को मिली, लेकिन हुआ क्या कि यहां पर पावर को तो यहां पर डेलीगेट किया गया, लेकिन आगे यहां पर जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर देखा जाए तो यहां जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने क्या आगे पावर को डेलीगेट किया। हम बात कर रहे हैं यहां पर लोकल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर जो है वो यहां पर हमें डेलीगेट पावर होते नहीं नजर आई। ठीक है, सीधी सी बात है ये। अब अगर देखा जाए द अनफिनिश्ड आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन रिडेंडेंसी एंड डेवोल्यूशन बोटलनेक्स पोस्ट 18th अमेंडमेंट। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा द हार्ड स्टेट। अब हार्ड स्टेट बात की जा रही है डोमेस्टिकली। ठीक है, तो डोमेस्टिकली इसको देखेंगे द इंपीरियल स्क्वेल की बात की जाए, कॉलोनियल लेगेसीज एग्जेक्टिव एग्रेंडाइजमेंट इन पंजाब 2026 हैप्चुअल ऑफेंडर बिल्स। ये आपको पता है कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर फर्दर कोई डिस्कशन आई है, एनालिसिस आया हमारे सामने, उसके ऊपर जो है हम बातचीत करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए जो आपका सेक्शन 6 है और सेक्शन 9 है, उसके अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जो अभी बिल लाया जा रहा है। यहां पर अगर देखा जाए तो जो स्पीकर की तरफ से यहां पर क्या कहा गया, स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से, कि भाई ये जो इस तरह के लॉ हैं वो यहां पर कॉलोनियल इरा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो 1918 के अंदर हमें देखने को मिला। ठीक है, इसी तरह हमें 1959 के अंदर भी लॉ देखने को मिला। इसके ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं, आगे हम टॉपिक यहां पर डिस्कस करेंगे देन। उसके अलावा आपका पीका एक्ट यहां पर है, एंटी टेररिज्म एक्ट है, पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, तो ये सारी चीजें। तो यहां पर इस तरह का जो बिल लाया जा रहा है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए अभी स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से जो है बिल पास किया गया, और यहां पर स्पीकर ने यह कहा, स्पीकर पंजाब असेंबली ने, कि भाई आपने मुझे तो इत्तेमाद में लिया ही नहीं और आपने ये पास कर लिया। तो यहां पर फिर जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से यहां पर रिमार्क्स दिए गए। तो बहुत सारी जो चीजें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं उसको दोबारा रिपीट करने वाले नहीं है, जो न्यू चीजें यहां पर इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलेंगी वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक रहेगा एनालिसिस एग्रीकल्चर टैक्स रिफॉर्म। बात यहां पर की जा रही है पाकिस्तान एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की, जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था किसके यहां पर मुआवनत से, बेसिकली IMF के मुआवने से इसको मुतारफ करवाया गया था फिजिकल 2025 to 26। ठीक है, फर्स्ट अगर देखा जाए जो यहां पर टैक्स लेने की जो यहां पर कह ले के चीजें मुकर्रर की गई थी कि भाई इतना जो है वो टैक्स लिया जाएगा, बेसिकली टैक्स जो फिक्स किया गया था भाई इतना टैक्स लेना है। अब यहाँ पर फिजिकल ईयर जब 2026 to 7 आया तो वो यहाँ पर क्या हुआ, हमें कम होते हुए नजर। वजह क्या है आपको पता है कि एलीट कैप्चर एग्रीकल्चर सेक्टर, एलीट कैप्चर हम यहाँ पर इंडस्ट्री की बात करते हैं, एलीट कैप्चर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एलीट कैप्चर आपकी इकोनॉमी भी है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो IMF ने कहा कि भाई एग्रीकल्चर जो सेक्टर से आपने इनकम टैक्स लेना है, तो यहां पर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहां पर प्रोविंसेस की है, लेकिन ये नहीं ली, यहां पर जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया जा रहा उसकी वजह क्या। देखिए जो भी यहां पर गवर्नमेंट के अंदर बैठा है वो आपका जिम्मेदार बैठा हुआ है। आपको पता है अगर देखा जाए प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, स्पेशली अगर पंजाब के अंदर देखा जाए या सिंध के अंदर देखा जाए, तो वो हमें यहाँ पर जिम्मेदारी देखने को मिलता है, जागीरदारा निज़ाम है आपको पता है, तो इसके अंदर वही देखने को मिलता है। वो किस तरह जो है यहाँ पर पॉलिसी बनाएंगे कि भाई जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है हम यहाँ पर टैक्स आपको देने वाले हैं, तो उसको यहाँ पर कम कर दिया गया। बेसिकली ये डिबेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये एक और जो एग्जाम्पल समझ ले यहाँ पर एलिट कैप्चर्ड रिसोर्सेज की, ठीक है। अनटैप्ड एग्रेरियन वेल्थ है, लैंडेड कैप्चर एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पर हमारे पास जो टॉपिक जो हमारे पास चीज है वो है वोकैब। और वोकैब जो है डॉन न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं बेसिकली उनको हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। इस तरह तो बहुत सारी वोकैब होते हैं, लेकिन हम 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं विद 2 सिनोनिम्स एंड 2 एंटोनिम्स, ठीक है। तो आप इसको जो है अपनी नोटबुक के अंदर जो वो ऐड करते जाए, नोट करते जाए, इस तरह आपकी एक पूरी नोटबुक प्रिपेयर हो जाएगी वोकैब की, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने जो है वो टॉपिक्स की तरफ। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है, आपको पता है अनफिनिश्ड आर्किटेक्चर की बात की जा रही है, बेसिकली अनफिनिश्ड बिजनेस की बात की जा रही है, ठीक है। अनफिनिश्ड आर्किटेक्चर, इंस्टीट्यूशनल रिडंडेंसी एंड डेवोल्यूशन बोटलनेक्स पोस्ट 18th अमेंडमेंट, ठीक है। जो हमें रुकावटें हमें देखने को मिल रही है इंस्टीट्यूशनली, उसको भी हम देखेंगे। देखें, आपको पता है कि वेंसडे वाले दिन वर्ल्ड बैंक ने यहां पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम हमें देखने को मिल रहा है स्ट्रेंथन फिजिकल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली कुछ रिफॉर्म्स की भी बात की गई कि एनएफसी जो है यहाँ पर अवार्ड को किस तरह रिफॉर्म्स किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, उसका क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिल रहा है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। बाकी जो चीज़ें हम इधर डिस्कस करने वाले हैं, इसका इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट रहेगा वो है प्रोविंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन गैप है। मैं पहले भी यहाँ पर बात करता हूँ कि सबसे बड़ा जो इशू है अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर, देखिए वो है आपका इंप्लीमेंटेशन गैप, ठीक है, जो यहाँ पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, ठीक है। अब पॉलिसीज भी बनाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज भी बनाई जा रही हैं, लॉ भी पास किए जा रहे हैं, एक्ट भी पास किए जा रहे हैं, बिल भी लाए जा रहे हैं, लेकिन मसला कहां पर आ रहा है, यहां पर उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। असल इशू ये आ रहा है, ठीक है। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं पाकिस्तान फिजिकल फेडरलिज्म क्राइसिस जो हमें देखने को मिल रहा है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर कहा यह जा रहा है रिपोर्ट के अंदर कि भाई जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यहां पर ट्रांसफर कर रहा है जो प्रोविंसेस को फेडरल, तो वो यहां पर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आगे प्रोविंसेस क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन इज दैट, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये कहा जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज यहां पर आगे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, अब देखा जाए तो जो फेडरल है वो हमें यहां पर फिजिकल डेफिसिट या फिजिकल क्राइसिस का शिकार है, ठीक है, उसका सामना कर रही है, उसका एक चैलेंज फेस कर रही है यहां पर, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो करेंसी के मामलात को कौन डील कर रहा है, डेट को कौन डील करेगा, यहां पर डिफेंस को कौन डील करेगा, यहां पर आपका जो है वो कह ले कि फेडरली डील करेगा, ठीक है। इसी वजह से जो यहां पर प्रीवियस डे में हम बात कर रहे थे ना, रिसोर्सेज को कम ना किया जाए, बल्कि यहां पर जो थर्ड टायर है यहां पर गवर्नमेंट का, उसको भी इंपावर किया जाना चाहिए, ठीक है। जो टैक्स कलेक्शन के ऊपर काम किया जाना चाहिए, प्रोविंसेस को उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर देखा जाए ये जो हमारा करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिजिकल फेडरलिज्म, फिजिकल क्राइसिस, फिजिकल डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने लाजमी नोट करना है। और ये चीज मैं पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर का बार बार नाम लेने का पर्पस ये होता है कि जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो उनको पता होना चाहिए कि ये चीजें सर ने पहले डिस्कस कर दी हैं अपने पहले वाले लेक्चर में, तो वो आप लाजमी लेक्चर लेकर आए ताकि जो है आपको ये चीजें आसानी से समझ आ जाए। अब जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है उनको थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, थोड़ा इरिटेशन वगैरह होगी, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट किया करें, ये चीजें बताना पड़ती है, ठीक है। अब अगर देखा जाए द वर्ल्ड बैंक स्टडी स्ट्रेंथनिंग फिजिकल फेडरलिज्म इन पाकिस्तान नोट दैट व्हाइल कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन एंड साउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिजाइन है ना एनएफसी का, वो साउंड है, वो अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर जो काम किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा। आपको पता है कि यहाँ पर जो एनएफसी है वो कितनवा चल रहा है, यहाँ पर 7th प्रोग्राम चल रहा है, कब से चल रहा है, 2009 से चल रहा है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो 5 ईयर के बाद इसके अंदर रिफॉर्म लेकर आना लाजमी होता है, लेकिन वही चल रहा है 2009 और 10 से, ठीक है, ये चीज है। और जो बात की जाए इंप्लीमेंटेशन हैज बीन पैची एंड वीक, अगर देखा जाए, लेकिन इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा वीक है, जिस तरह होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। फेडरल ओवरलैप की अगर बात की जाए ना, डेफिसिट, आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू एक्सपीरियंस स्वेयर फिजिकल डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो ट्रांसफर किसको किए जा रहे हैं, यहाँ पर पंजाब को कर दिए जाते हैं, या सिंध को, बलूचिस्तान को, केपी को, जितने भी प्रोविंसेस है सारे प्रोविंसेस को, ठीक है, ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा सके। लेकिन उल्टा हो क्या रहा है कि वो किसके ऊपर सारा यहां पर जो वो इन्वेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, अभी हम जो है आगे डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो ये चीज है, तो प्रोविंसेस वर नॉट मैच्ड बाय कट्स इन
फेडरल स्पेंडिंग और इंप्रूवमेंट्स, लेकिन हो क्या रहा है कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो यहां पर कम नहीं किए जा रहे। बात करते थे ऑस्टेरिटी मेजर्स की, ठीक है, जब यहां पर ईरान और इजराइल और यूएसए के दरमियान में वॉर लगी तो हमें यहां पर ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है वो अडॉप्ट होते हुए नजर आए, और अच्छी बात है, करने भी चाहिए और होने भी चाहिए, जिस तरह इकोनॉमिक इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर जो पेट्रोलियम के ऊपर भी जो है वो कट ऑफ लगाया गया, गवर्नमेंट की जितने भी ऑफिशियल्स वगैरह हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो ऑस्टेरिटी मेजर देखने को मिले, ठीक है। मसला वही है कि इंप्लीमेंटेशन गैप नहीं, ठीक है। यही बात यहां पर की जा रही है कि वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि भाई इनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चे हैं, वो काम नहीं हो रहे, मेन इशू ये आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोविंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। देखें, हम हर बार जो है यहां पर फेडरल को ब्लेम करते हैं, क्या होता है, फेडरल को ब्लेम करते हैं, ब्लेम तो नहीं करते, लेकिन यह कि हम क्रिटिसिज्म करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं कि भाई फेडरल क्या कर रही है, फेडरल क्या कर रही है, सारी उसके सेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिल रही है, सारी पावर उनके पास है, सारी चीजें हम बात करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फेडरल जब सारे रिसोर्सेज ही आगे ट्रांसफर कर देगी तो फेडरल के पास क्या बचेगी भाई, फिजिकल डेफिसिट का तो सामना करना पड़ेगा ना, रेवेन्यू कम आ रहा है, टैक्स इतना कलेक्ट हो नहीं पा रहा, प्रोविंसेस अपना जो है कोऑपरेट कर नहीं रहे, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो आपका टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, तो आप मुझे बताएं कि यहां पर फिजिकल डेफिसिट वाले इशू को कैसे खत्म किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ना, यही वजह आ रही है यहां पर। तो अगर देखा जाए तो यहां पर प्रोविंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट, सबसे पहले देखा जाए स्टैग्नेंट लोकल रेवेन्यू की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए जो भी यहां पर कहले के रिसोर्सेज मिल रहे हैं प्रोविंसेस को, वो यहां पर किए क्या जा रहे हैं, टोटली अगर देखा जाए तो एक्सपेंडिचर्स में जा रहे हैं सबसे ज्यादा, और 80% उनमें से एक्सपेंडिचर्स अगर देखा जाए तो किसके ऊपर है, सैलरीज के ऊपर है, पेंशन के ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये बात की जा रही है। तो अब देखा जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड टू वाइडन देयर ऑन नैरो इंटरनल टैक्स बेसिस, ठीक है, मेंटेनिंग हैवीली यूटिलाइज्ड लोकल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए ब्यूरोक्रेसी ट्रैप, तो यहां पर बात यह की जा रही है कि सबसे ज्यादा जो यहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर किया जा रहा है, तो ये भी यहां पर बात, क्योंकि इनकी सैलरीज बहुत ज्यादा है, स्पेंडिंग इनके ऊपर जा रही है, तो ये बात की जाती है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एंड इंक्रीज फंड्स टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस और ह्यूमन कैपिटल प्रोविंसेस स्वैलोड बाय विंडफॉल, अगर देखा जाए तो बहुत सारा यहाँ पर गैर मुतवक्के जो यहाँ पर फायदा होता है वो भी ले रहे हैं, लेकिन यह है कि अगर एक्सपेंडिंग द सिविल ब्यूरोक्रेसी ओवर द 4/5 अगर देखा जाए तो 80% ऑफ प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर्स किसके जा रहे हैं, यहाँ पर सारे सैलरीज में जा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली करंट और या रिकरेंट अगर देखा स्पेंडिंग सैलरीज है, पेंशन के अंदर दिया जा रहे हैं, फ्रीजिंग आउट एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर जो आपकी डेवलपमेंट है वो सारी फ्रीज हो रही है, सीधी सी बात है। तो टोटल अगर देखा जाए कि यहाँ पर जो रेवेन्यू लिया जा रहा है, जो यहाँ पर जो रिसोर्सेज ट्रांसफर किए जा रहे हैं प्रोविंसेस को, उनको सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मसला क्या पर, रिसोर्स मिसमैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमने पॉइंट यहां पर क्या डिस्कस किया, स्टैग्नेंट लोकल रेवेन्यू। एक तो लोकल रेवेन्यू जो यहां पर प्रोविंसेस को जो है यहां पर एक्सट्रैक्ट करना चाहिए कलेक्शन के जरिए, जैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके ऊपर हम डिबेट करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर देखा जाए तो जो यहां पर प्रोविंसेस को जो है यहां पर टैक्स वगैरह है या जो रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए वो रेवेन्यू यहां पर जनरेट नहीं हो पा रहा, असल इशू यहां पर ये आ रहा है, ठीक है, ये चीज भी है। उसके बाद है ब्यूरोक्रेसी यहां पर देखने को मिले, तो सारा यहां पर सैलरीज और पेंशन, ऐसा नहीं है कि सारा ब्यूरोक्रेसी खाई जा रही है भाई, उसके एक्सपेंडिचर्स के ऊपर खर्चा सबसे ज्यादा हो रहा है, असल चीज ये है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं न्यू प्रोविंसेस की, तो न्यू प्रोविंसेस कैसे बनाए, पहले वाले तो यहां पर बेयर नहीं हो रहे, बर्दाश्त नहीं किए जा रहे भाई। एक प्रोविंस बनाओगे 400-500 बिलियन जो रुपये का खर्चा है सीधा सीधा, ठीक है। तो यहां पर अगर 4 प्रोविंसेस भी बनाओ तो सीधे सीधा 1500 बिलियन रुपए का जरूरत है हमें, तो कहां से लाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, असेंबलीज नहीं बनानी हमने, ऑफिस नहीं बनाएंगे, तो यहां पर बात की जाती है न्यू प्रोविंसेस बना ले, न्यू प्रोविंसेस बना ले। पहले से हम जो है थर्ड टायर हमारा फेल पड़ा है, ठीक है, अगर वो कोई काम करता होता तो देन हम डिसाइड करते भाई आगे जो प्रोविंसेस बना ले, ताकि हम पहले भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और ज्यादा जो है यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जा सके, ठीक है। वीकनिंग लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का हाल आपके सामने ही है, ना तो कभी इसको जो है वो कह ले फाइनेंशियली, ना इसको कह ले एडमिनिस्ट्रेटिवली कभी सपोर्ट किया गया है। अब दो चीजों की कमी की मेन दो ही हैं, बाकी आप सारी जो मिसाला लगाना चाहते हैं लगा लें, चीजें दो ही हैं। अगर फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया जाए, ठीक है, आपकी लोकल गवर्नमेंट को, तो आपकी लोकल गवर्नमेंट फेल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि लोकल लेवल के ऊपर जो है कौन इश्यूज को जानता है सही, अपने इश्यूज को वो लोकल जो पीपल है वही जानते हैं, ठीक है, उनको इलेक्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद है पाथ अहेड गवर्नेंस रिफॉर्म्स ओवर सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है जो हम बात करते हैं यहां पर
एक तो है इनकम्प्लीट डेवोलेशन नॉट फेलियर। अब देखें यहां पर फेलियर नहीं है, मसला यह पर आ रहा है कि जो डेवोलेशन प्रॉपर होनी चाहिए वो यहां पर नहीं हो पा रही। मसला यहां पर आ रहा है कि 18th अमेंडमेंट पास की गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देखने को मिली 2000 से, भाई प्रोविंसेस को यहां पर इंपावर कर दिया गया, ठीक है, लेकिन उसका यहां पर रिजल्ट क्या निकला, जो प्रोविंसेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने पावर को नीचे डेलीगेट करना था लोकल गवर्नमेंट तक, लेकिन वो यहां पर नहीं की गई। तो इनकम्प्लीट हमें डेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। यहां पर फेलियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि फेलियर है ये मॉडल, मसला कहां पर आ रहा है, डेलीगेशन के ऊपर। द रिपोर्ट फाइंडिंग रिवील, यहां पर रिपोर्ट क्या बता रही है, प्रोविंशियल इनएफिशिएंसी रादर देन फेलियर ऑफ द डेवोल्यूशन मॉडल इटसेल्फ, ठीक है, मसला यहां पर है। देयर इज नो प्रूफ दैट सेंट्रलाइजिंग दीज सेक्टर्स अंडर द फेडरल गवर्नमेंट वुड क्रिएट बेटर आउटकम्स, ठीक है, कहां पर आउटकम्स देखने को मिले, कुछ भी नहीं है, बेहतरी नजर आएगी। पॉलिटिकल इंसेंटिव्स है, तो अब यहां पर यह भी चीज है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात की जा रही है जो मिल रहे हैं। तो प्रोविंशियल अथॉरिटीज एक्ट एज ए मेन हब्स ऑफ द सिविलियन पॉलिटिकल अथॉरिटी, आपको पता है, वेयर स्पेंडिंग चॉइसेस आर डिक्टेटेड बाय शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल सर्वाइवल। होता क्या है कि यहाँ पर पब्लिक स्पेंडिंग या पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ऊपर या ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर लगाने के बजाय मसला कहाँ पे आ रहा है, अपना जो है यहाँ पर जो वो कह ले कि जो अपनी पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अंदर कि भाई ये जो है ना अपना जो सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, ना कि आगे ये काम करते हैं, ठीक है, मेन इशू यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप इस पॉइंट को समझे होंगे। लास्ट वाला जो पॉलिसी रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, एक तो रैशनलाइजिंग एक्सपेंडिचर्स, बार बार यहां पर कह लें कि गवर्नमेंट की तरफ से या फेडरल की तरफ से एक बात की जाती है कि भाई ऑस्टेरिटी मेजर्स, ठीक है, ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या होता है, बेसिकली एक्सपेंडिचर्स को कम करने को बोला जाता है, ठीक है, कम किया जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि एक तो एक्सपेंडिचर्स को कम करने का पड़ेगा, उसके बाद रिमूविंग फेडरल ओवरलैप जो हमें देखने को मिल रहा है उसको भी कम करना पड़ेगा, उसके बाद रिफॉर्मिंग एनएफसी फॉर्मूला, इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले देखा जाए तो एनएफसी किसकी बेस के ऊपर दिया जा रहा है, पॉपुलेशन की बेस के ऊपर, पॉवर्टी की बेस के ऊपर, टैक्स कलेक्शन की बेस के ऊपर के सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आ रहा है, 5% वो भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो 57.5% प्रोविंसेस को दिया जा रहा है, 42.5% जो किसके पास है, फेडरल के पास है, ठीक है। तो ये चीज है, तो एनएफसी को करना पड़ेगा बूस्टिंग प्रोविंशियल टैक्स मोबिलाइजेशन। मसला कहां पर आ रहा है, जो प्रोविंसेस को अपना रोल प्ले करना चाहिए, रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, वो यहां पर नहीं कर पा रहे, उल्टा जो फेडरल से ले रहे हैं वो यहां पर एक्सपेंडिचर्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट, भाई कोई भी पाकिस्तान के अंदर इशू है ना, सबसे पहले जो हमारे पास सजेशन रहती है वो क्या रहती है, यहां पर एलजीएस। अब एलजीएस क्या है, यहां पर लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर हमारा फोकस रहता है, भाई लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करो, सारे मसले हल हो जाएंगे। ये थर्ड टायर है आपका गवर्नमेंट का, ठीक है। फेडरलिज्म का अगर देखा जाए ना, फेडरलिज्म पावर 3 जो है यहां पर हमें डिवाइड होते हैं 3 टायर में। सबसे पहले आपका फेडरल, प्रोविंसेस, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, देन आपका यहां पर लोकल लेवल का, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन ये तीनों चीजें यहां पर देखने को नहीं मिलता। आई होप आपने इस टॉपिक को यहां पर अंडरस्टैंड किया, और अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्कशन करते हैं, सॉरी। अब यहां पर अगर देखा जाए इंपीरियल स्क्वेल की बात की जाए, जो साम्राज्य एक तसलसल, स्क्वेल का मतलब क्या था, तसलसल, लगातार, ठीक है। तो यहां पर कॉलोनियल लेगेसीज एंड एग्जेक्टिव एग्रेंडाइजमेंट इन पंजाब 2026 हैप्चुअल ऑफेंडर्स बिल। अब ये पता है आपको कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको कवर किया हुआ है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसके ऊपर हम डिबेट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो यहां पर बिल लाया गया, यहां पर स्टैंडिंग कमेटी ने इसने साइन कर दिया विदाउट कंसल्टेशन विद स्पीकर, जो पंजाब असेंबली है, ठीक है, उनके इत्मीनान में लिए बगैर इन्होंने क्या किया, यहां पर बिल को पास कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर जाना वो अलग डिबेट है, लेकिन ये कभी जाना है, ठीक है। लेजिस्लेटिव शिफ्ट टुवर्ड्स हार्ड स्टेट। अब इस बिल की वजह से क्या बोला जा रहा है, हार्ड स्टेट, ठीक है। वजह क्या है, क्यों बोला जा रहा है, इसको अंडरस्टैंड करना। देखिए, रिप्लेसिंग आउटडेटेड फ्रेमवर्क, जो आउटडेटेड फ्रेमवर्क थे, सबसे पहले क्या था हमारे पास यहां पर, पंजाब कंट्रोल जो हैप्चुअल ऑफेंडर्स एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल बिहेवियर मींस यहां पर समाज दुश्मन जो रवैया है, ठीक है, वो क्या है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है, लेकिन इसके ऊपर भी थोड़ा रिव्यू लेंगे, ठीक है। ये टू रिप्लेस कॉलोनियल इरा। कॉलोनियल इरा के अंदर कौन सा एक्ट था यहां पर, बेसिकली रेस्ट्रिक्शन ऑफ हैप्चुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1918, इसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है। सेकंड है पंजाब कंट्रोल ऑफ द गोंदास ऑर्डिनेंस 1959 के अंदर, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए अयूब के इरा के अंदर ये जो है बिल, बेसिकली ये बिल पास किए गए बिल, ठीक है। अब इन दोनों को ये कहा जा रहा है कि ये ऐसा बिल लाया जा रहा है जो बेसिकली हमें जो है वो रिप्लेसमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है।
अब अगर देखा जाए मिलिट्री एरा, ठीक है, उसके बाद अगर ड्रैकोनियन इंटेंट यहाँ पर अगर देखा जाए हार्ड स्टेट, ठीक है, ड्रैकोनियन बोला जाता है सख्त लॉ को, सख्त इरादा जो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑथर कह रहा है इंस्टेड ऑफ मॉडर्नाइजिंग जस्टिस द न्यू ड्राफ्ट रिफ्लेक्ट्स अ हार्ड स्टेट माइंडसेट, ठीक है, एंड बाई पासिंग जुडिशियल ड्यू प्रोसेस। सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर बिल लाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो ड्यू प्रोसेस है, बेसिकली जो बुनियादी कानूनी असूल है, उसको बेसिकली क्या किया जा रहा है, ड्यू प्रोसेस को स्लो किया जा रहा है, ठीक है, ये चीज भी है। उसके बाद है क्रशिंग पॉलिटिकल डिसेंट, उसके बाद है टेरराइजिंग जो सिटीजंस है इनटू सबमिशन, ठीक है, अतात करवानी, ठीक है, यही चीज है। लेकिन देखे सभ्य कॉन्टिनेंट के अंदर जब ये बिल लाया गया, यहाँ पर हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1918, उसका पर्पस क्या था, आदि मुजरमों को सजा देना। लेकिन अब यहाँ पर आदि मुजरम जो बात की जा रही है वो कौन से, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। देखे उस वक्त किया गया था कंट्रोल करने के लिए, ब्रिटिश आया था यहाँ पर सभ्य कॉन्टिनेंट के अंदर, किस पर्पस के लिए, वो पर्पस था यहाँ पर कंट्रोल करना, ना कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है। ये बात तो यहाँ पर स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी की कि भाई ये तो कॉलोनियल एरा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक चीज ये भी है कि एटलीस्ट जो क्राइम जो देखने को मिल रहा है, पंजाब गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई क्राइम को यहाँ पर खत्म करना है, ठीक है। इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं, इसके नेगेटिव साइड्स भी हैं, दोनों चीजें। लेकिन इसके अंदर रिफॉर्म क्या किए जा सकते हैं, इसको पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर जो है काम करना चाहिए कि इन लॉज को कोई जो है गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे, है ना, कोई गलत तरीके इस्तेमाल करके किसी इनोसेंट को जो है यहाँ पर सजा ना दे दे। तो ये चीज के ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मेन पर्पस यही है, ठीक है। मेन जो है यहाँ पर इशू जो चैलेंज आ रहा है कि कोई यूज ना कर ले यहाँ पर पर्सनल कॉज के लिए, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ पैरेलल क्रिमिनल सिस्टम्स, अब यहां पर वेग जो यहां पर बात की जा रही है मिसकंडक्ट क्लॉज सेक्शन सी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए भाई, सबसे पहले वेपनाइजिंग एम्बिगुअस लेबल्स फॉर एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल बिहेवियर का मतलब क्या रहेगा, समाज दुश्मन रवैया। इसके अंदर होगा क्या कि इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जितने भी न्यू हमारे साथ जो स्टूडेंट अटैचमेंट हो रही है, प्रीवियस लेक्चर लाजमी लेकर आए, मैंने डिटेल डिस्कशन की हुई, पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि एंटी जो यहाँ पर हमें सोशल बिहेवियर देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहा है, यहाँ पर कोई प्रोपेगेंडा यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, या यहाँ पर कह ले पब्लिक के दरमियान एक बेचैनी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हमें यहाँ पर सेक्शन सी जो है 6 हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, डिसएमिनेशन ऑफ अनट्रू कंटेंट, बिल्कुल जो सच की बुनियाद पर ना हो वो कंटेंट फैलाया जा रहा हो, ठीक है। उसके अलावा काजिंग पब्लिक अनाउंस, ठीक है। उसके बाद अगर देखा अफरा तफरी का जो आलम बने या गुस्से की वजह बने, ठीक है। अलार्म ऑन द सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है सोशल मीडिया टूल बन चुका है एक, इसके ऊपर सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ स्पेशल लॉज की अगर बात की जाए, देखे इससे पहले भी तो हमारे पास लॉ है ना, यहाँ पर पाकिस्तान पीनल कोड आपका पड़ा है, कोड पड़ा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एंटी टेररिज्म एक्ट है, पीका एक्ट है, तो यहाँ पर इनकी भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ये सारे लॉ हमें जो ये सारे जो यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये वाली मिस इन्फॉर्मेशन जितने भी ये जो हमें यहाँ पर जराइम या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बेसिकली जराइम ही कहेंगे, क्राइम ही कहेंगे, जिस तरह कहा जा रहा है ऑनलाइन यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड किया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अलग जो है यहाँ पर वह कहला कि बिल लाया जा रहा था, ठीक है। द ड्राफ्ट इफेक्टिवली सीक्स टू रन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, ये कहा जा रहा है। पैरेलल एग्जीक्यूटिव ट्रिब्यूनल सिस्टम यहाँ पर बनाया जा रहा है, पैरेलल एग्जीक्यूटिव ट्रिब्यूनल सिस्टम बनाया जाए, जिसको कौन लीड करेगा, यहाँ पर बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, टू अवॉइड रिग्रेस जुडिशियल सिक्योरिटी, ठीक है। जो यहाँ पर जुडिशियल का पूरा प्रोसेस था उससे हटकर जो है यहाँ पर ट्रिब्यूनल सिस्टम जो इसको कंट्रोल करेगा या देखेगा। यहाँ पर डबल जियोपैरिटी की अगर बात की जाए सेक्शन 9, अब यहाँ पर एक बार भी जो जुर्म करेगा उसको भी यहाँ पर आदि मुजरम करार दिया जाएगा। यह चीज बात की जा रही है, इस चीज के बारे में बात की। देखें अब होता क्या था कि जो बार बार जुर्म करेगा उसको हैबिचुअल ऑफेंडर कहा जाएगा ना, लेकिन ये यहाँ पर एक बार भी यहाँ पर जिसने कोई जुर्म किया तो समझ ले कि उसके जो है मैं यहाँ पर जो वो कह ले कि आदि मुजरम जो बन जाएगा, ठीक है। ये चीज बेसिकली कही जा रही। तो भाई आप सावधान रहना भाई, इस तरह की कोई बात मत करें, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अलाउज इंडिविजुअल टू बी डिक्लेयर्ड हैबिचुअल ऑफेंडर्स द मोमेंट एंड एसएचओ सबमिट्स अ बेसिक पुलिस चालान। अगर उसने बेसिक पुलिस चालान यहाँ पर कर दिया, जमा करवा दिया किसी के अगेंस्ट भी, तो आप ये समझ लें कि वो आदि मुजरम करार दे दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 173 यहाँ पर सीआरपीसी रिपोर्ट, ठीक है, मीनिंग इनोसेंट सिटीजन फॉल्सली इंप्लीकेटेड ड्यू द पर्सनल वेंडिटा। अब देखें पर्सनल कॉज की वजह से,
मसला सबसे बड़ा जो इस बिल के ऊपर आ रहा है या बिल के ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से या एनालिस्ट की तरफ से, वो एक ही है कि भाई इस बिल को कोई अपने पर्सनल कॉज के लिए ना इस्तेमाल कर ले, किसी इनोसेंट सिटीजन को यहां पर जो है वो फालसी फंसाया ना जाए या उसको ट्रैप ना कर लिया जाए। तो यहां पर गवर्नमेंट को चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को, कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे ताकि किसी इनोसेंट सिटीजन को यहां पर जो वो कह ले कि ट्रैप ना किया जाए। बेसिकली ये पर्पज है, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी यहां पर अगर कानून बना रही है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं ना, तो इसलिए बनाया जा रहा है, ठीक है। वहां पर भी तो आपका ऐसे तो नहीं बैठे कि नॉन एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकते ना, सारा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये चीज भी है। उसके बाद है यहां पर ब्रेथ टेकिंग सैंक्शंस की अगर बात की जाए, और उसके बाद इंटेलिजेंस स्टेट की देखें, सिवियर एग्जेक्टिव पेनाल्टी की बात की जा रही है, ठीक है। बाद में हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूशन सर्विलियंस है, जो यहाँ पर ज्वाइंट बेसिकली इंटेलिजेंस कमेटीज बनाई जा रही हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पर इसके ऊपर भी थोड़ी सी तनकीद हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीथ टेकिंग सैंक्शंस एंड इंटेलिजेंस स्टेट, ठीक है। स्वेयर एग्जेक्टिव पेनाल्टी, सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पर फ्रीजिंग बैंक अकाउंट्स आपके फ्रीज कर दिया जाएंगे। यहाँ पर जो आपकी सोशल प्राइजेस है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। ऑनलाइन सीजिंग मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ब्लॉकिंग CNRC, ठीक है। इंपाउंडिंग पासपोर्ट से जब्त कर लिए जाएंगे। रिमूविंग अकाउंट्स फ्रॉम द साइबर स्पेस, ठीक है। इन्फोर्सिंग फिजिकल सर्विलियंस है। इलेक्ट्रॉनिक एंकल यहाँ पर ब्रेसलेट्स बांधी जाएगी। अगर इस ब्रेसलेट को किसी ने उतारा जो आधी मुजरम है, तो वो 1 से 3 साल की सजा भी पाएगा और 10 लाख रुपए का उसके ऊपर जुर्माना भी होगा, ठीक है। इस तरह का बेसिकली ये कानून लेकर आया जा रहा है या बिल लाया जा रहा है, ठीक है। 1 to 3 ईयर प्रिजन जो है सेंटेंस एंड 1 मिलियन जो है रुपी फाइन फॉर टेम्परिंग, ठीक है। तो टेम्परिंग अगर की गई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट की, तो भाई यहाँ पर 10 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अगर देखा जाए सर्विलेंस, द लॉ सेट्स अप जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होगी सबसे पहले, उसके बाद डिवीजन लेवल के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जिसको कौन यहाँ पर चेयर करेंगे, बेसिकली यहाँ पर वो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जिसको जो है देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इरोजन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं पर यह भी काम किया जा रहा है। भाई एजेंसीज अगर बनाई जा रहा है, एजेंसी का काम क्या है, खुफिया काम करना, ठीक है, ठीक है, इसको खुफिया रखना, जो देखना। लेकिन यहाँ पर जो इंटेलिजेंस ये बनाई जा रही है, तो आप ये कहा यह जा रहा है कि ये तो ओपन आ जाएगी, तो ये तो एज ए खुफिया काम करती है जिसको कभी जाहिर भी नहीं किया जाता। एक चीज इसके ऊपर भी जो वो देखना पड़ेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फॉर्मली इंटीग्रेटेड फेडरल एंड प्रोविंशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज इनटू सिविलियन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सिविलियन डिसीजन मेकिंग के अंदर इनको इंक्लूड किया जा रहा है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ पर ये बात की जा रही है, ठीक है। उनका काम अलग है। इरोजन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बाय पुलिंग सीक्रेट एजेंसीज इनटू अवर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। जब जाहिरी तौर पर इनको यहाँ पर शामिल करोगे, तो यहाँ पर जो हमारी सीक्रेट एजेंसीज हैं उनका फिर रोल क्या रह जाएगा, या तो उभर कर सामने आ जाएंगी, तो ये चीज भी है यहाँ पर, ठीक है। मेकिंग लीगलाइजिंग इंट्रूसिव मॉनिटरिंग ऑफ सेंसिटिव पब्लिक इश्यूज, यहाँ पर जो है असास किस्म की जो है यहाँ पर जो चीजें होती है उनके ऊपर मॉनिटर करना काम होता है ना यहाँ पर एजेंसीज का। लेकिन अगर इस तरह पब्लिक जो है यहाँ पर इश्यूज को देखेंगी, तो फिर और यहाँ पर तरफ जाती हुई बात नजर आती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो कल के इंटेलिजेंस जो एजेंसीज है उनको अपना काम करना चाहिए सीक्रेटली तौर पर, तो ये बात की जा रही है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई बिल जो लाया जा रहा है, कोई भी जो है इसको कह ले कि अपनी पर्सनल कॉज के लिए जो किसी इनोसेंट को जो है यहाँ पर ट्रैप ना किया जाए, ये भी चीज़ है। तो आई होप आपने इस टॉपिक को यहाँ पर जो है वो कॉम्प्रिहेंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अनटैप्ड अग्रेरियन वेल्थ, ठीक है। बेतहाशा जो हमें यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर दौलत देखने को मिल रही है। हम जो है यहाँ पर पुअर किसान की बात नहीं कर रहे, पुअर फार्मर्स की बात नहीं कर रहे। आज आप देख ले कि गवर्नमेंट के अंदर या जितने भी आपको बड़े बड़े टाइकॉन देखने को मिलेंगे, यह सब जो है यहाँ पर किसकी प्रोडक्शन है, यहाँ पर सबकी पैदावार है बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आए, जिम्मेदार है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पर जो टॉपिक के अंदर जो मेन चीज रहने वाली है वो है हमारी यहाँ पर बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ठीक है, जिसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया किसके बेसिकली कहने पर, यहाँ पर IMF के जरिए, ठीक है। तो द पॉलिसी रेवेन्यू कैजम की बात की जा रही है। कैजम का आपको बहुत बड़ा फर्क की बात की जा रही है, बेसिकली फर्क को बोला जाता है एलीट कैप्चर। द स्टार्क शॉर्टफॉल जो हमें इंतहाई यहाँ पर कमी देखने को मिली टैक्स के अंदर, जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात की जा रही है, ठीक है। इन फर्स्ट ईयर ऑफ पाकिस्तान IMF बैक्ड यूनिफाइड एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ठीक है, रजीब प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटी
कलेक्टेड जस्ट 2%, सिर्फ 2% इसकी कलेक्शन हमें देखने को मिली प्रोविंसेस की। हालांकि यही चीज़ हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं कि प्रोविंसेस के ऊपर जो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है कि प्रोविंसेस को आप रिसोर्सेज दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर प्रोविंसेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रेवेन्यू जनरेट करना, लेकिन यहाँ पर टैक्स लगाया गया एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन वो भी काम यहाँ पर कलेक्ट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर्ड बाय द टैक्स पेयर फिजिकल ईयर 2025 to 26, ठीक है, इस साल ही बेसिकली यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। यहाँ पर तो रेवेन्यू डेफिसिट की अगर बात की जाए तो 306 बिलियन रुपए यहाँ पर कमाया गया। अगर देखा जाए तो कितने अप्रोक्सीमेटली 4,45,000 जो यहाँ पर हमें देखने को मिले। तो फॉर्म इनकम कितनी हुई यहाँ पर एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो 300 जो है यहाँ पर 6 बिलियन रुपए हुई। ठीक है, और टोटल हमें कितने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो है वो टैक्स पेयर्स देखने को मिले 4,45,000। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो मैनेज किया, कलेक्ट कितने किया, यहाँ पर ओनली 5.62 बिलियन रुपी जो है यहाँ पर कलेक्शन हुई। आप देख ले कि इतना यहाँ पर इसकी इनकम है, लेकिन कलेक्शन कितनी हुई ये हमें देखने को मिले। ठीक है, स्टेट कैपेसिटी अगर डेफिसिट की अगर बात की जाए, लैंडेड एलीट है एज इफेक्टिवली कैप्चर्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अब अगर देखा जाए स्टेट कैपेसिटी डेफिसिट, अब देखें एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कैसे आप टैक्स कलेक्ट करोगे, सारे तो आपके जिम्मेदार बैठे हुए हैं, और वो किसकी आड़ में करते हैं भाई, आपका जो पुअर किसान है वो आपका डूब जाएगा, इसके ऊपर टैक्स मत लगाएं। लेकिन सबसे बड़ी जो एग्रीकल्चर अगर देखा जाए तो फार्म के ऊपर किसका कंट्रोल है, आपका सारा जिम्मेदार का, और वो कहां पर बैठे हुए, यहाँ पर गवर्नमेंट्स के अंदर बैठे हो। तो आप बताएं कि वो टैक्स कैसे आएगा, टैक्स नहीं आएगा ना, सारा बर्डन पड़ेगा कॉमन मैन के ऊपर टैक्स का, ये बात यहाँ पर कही जा रही। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए डिस्परेट, अगर देखा प्रोविंशियल इंप्लीमेंटेशन, यहाँ पर तो लैक ऑफ स्ट्रक्चरल एनफोर्समेंट एंड पॉलिटिकल विल के बगैर जो है यहाँ पर स्टेट कैपेसिटी को इनहेंस नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्परेट प्रोविंशियल इंप्लीमेंटेशन 2026 to 27। अब यहाँ पर जो सुपर टैक्स है यहाँ पर उसके ऊपर बात की जा रही है, एडवांस टैक्स के ऊपर बात की जा रही है, जिस तरह पंजाब ले रही है। ठीक है, मेन हमारा जो थोड़ा सा फोकस रहेगा रीजनल अनटैप्ड पोटेंशियल एंड मिसिंग टारगेट। थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। सिंध यहाँ पर क्या कर रहा है, जो एग्रीकल्चर जो है सुपर टैक्स विद फेडरल रेट्स, जो फेडरल ने यहाँ पर सुपर टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया था, हद से ज्यादा जब आमदनी हो जाएगी तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। इसके ऊपर भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सुपर टैक्स यहाँ पर किसने, सिंध ने क्या किया, सुपर जो फेडरल वाला सुपर टैक्स था उसके साथ ऐलान कर दिया, भाई हम भी इतना ही रेट लेंगे। ठीक है, 500 जो है यहाँ पर कितना, $500 मिलियन से क्रॉस करेगा तो यहाँ पर भाई उसको जो है टैक्स देना पड़ेगा। पंजाब और केपीके ने क्या किया, यहाँ पर पंजाब ने बेसिकली एडवांस टैक्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखा, केपीके ने क्या किया, यहाँ पर सुपर टैक्स को एबोलिश कर दिया। बलूचिस्तान का काम चक्कर है, यहाँ पर व्हाइट पेपर ही जमा नहीं करवाया, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिल रही है। रीजनल अनटैप्ड पोटेंशियल वर्सेस अगर देखा जाए मिसिंग टारगेट्स, पंजाब कोलैप्स की अगर बात की जाए, देखें सबसे पहले पंजाब के अंदर पंजाब ड्रास्टिकली अगर द रिवाइज्ड इट्स इनिशियल कलेक्शन टारगेट फ्रॉम 10.5 बिलियन रुपए यहाँ पर फिक्स किया गया था 2025-26 फिजिकल ईयर में, काम कर दिया गया किसमें, यहाँ पर 3.9 बिलियन रुपए कर दिया गया। कौन से फिजिकल ईयर में, अभी वाले फिजिकल जो ईयर चल रहा है अभी 2026 to 27 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इतना कम कर दिया गया। ठीक है, तो 62% हमें यहाँ पर कमी देखने को मिली। सिंध ने क्या किया, सिंध को जो 6 बिलियन रुपए यहाँ पर फिक्स किया था, कहां पर लेकर आ गया, 1.9 बिलियन पर जो है 9 बिलियन रुपए पर लेकर आ गया, इतना कम कर दिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इसकी बात की जा रही है, भाई कौन बैठा है गवर्नमेंट के अंदर, आपके जिम्मेदार लोग बैठे हो, भला आने देंगे आपको। यहाँ पर 1.83 मिलियन फॉर्म्स देखने को मिल रही है। वेल्दी लैंडेड एलीट पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटली यहाँ पर नेग्लिजिबल हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, कैपीके ने यहाँ पर क्या किया, 130 मिलियन रुपीज, लेकिन जमा कितने यहाँ पर करने चाहिए थे, कलेक्टर जस्ट 80 मिलियन रुपीज। ठीक है, बाय मई, तो इवन दाउ अगर देखा जाए तो यहाँ पर 14,000 टैक्स पेयर देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर नॉमिनल कितना है, यहाँ पर देखा जाए तो कितना है हमारे पास 92 मिलियन रुपीस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है, ओनली 1.25 मिलियन रुपीस। ठीक है, तो फेलिंग टू टैप इन इट्स मैसिव एग्रीकल्चर फुटप्रिंट्स विच बूस्ट द कंट्रीज लार्जेस्ट एवरेज फार्म साइज एट अगर देखा जाए तो 16.1 एकर्स। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है बेसिकली कि जो एग्रीकल्चर जो इनकम टैक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया आईएमएफ की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो जो प्रोविंसेस को यहाँ पर टैक्स कलेक्शन करनी चाहिए थी वो टैक्स कलेक्शन यहाँ पर नहीं हुई।
ठीक है। रीज़न क्या है कि सारे गवर्नमेंट के अंदर वही बैठे। तो यहाँ पर कह लें कि टैक्स कलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल क्राइसिस या फिजिकल फेडरलिज्म क्राइसिस जो ऑलरेडी जो है चल रहा है, ठीक है। तो फेडरल अकेला जो इसको जो है वो डील नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो आई होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट वोकैब की, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर वर्ड रहने वाला है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन आपको ऑलरेडी पता है, हम पढ़ते रहते हैं, पहले भी एक्सट्रीमली हार्श को बोला जाता है, शदीद जो है यहाँ पर सख्त को बोला जाता है, स्वेयर बोल सकते हैं या एक्सेसिवली स्ट्रिक्ट। इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, हार्श या स्वेयर को बोलेंगे। ऑपोजिट क्या बनेगा, लीनियंट या मर्सीफुल, ठीक है, रहम खाने वाले को, ठीक है। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली बोला था डिस्टॉर्टेड बोल सकते हैं आप यहाँ पर, अनफेयर या एब्सर्ड इमिटेशन को बोलते हैं, मजाक किस्म की जो है वो नकल करना या कॉपी करना या मजाक उड़ाना, ठीक है। अ मॉकरी ऑफ जस्टिस और स्टैंडर्ड्स, बेसिकली इंसाफ की धज्जियां उड़ाने को भी बोला जाता है। तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, मॉकरी, ठीक है, या आप यहाँ पर कह सकते हैं पैरोडी, नकल करना। ऑपोजिट क्या बनेगा, जस्टिस या अथेंटिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, इमेजिरेटेड। इमेजिरेटेड बहुत इजी वर्ड है, रेड्यूस टू एक्सट्रीम पॉवर्टी और मिजरी। बेसिकली होता है क्या, जो गुर्बत की लाइन से भी नीचे हो या इंतहाई गरीब को बोल सकते हैं आप यहाँ पर। इम्पावरेस्ड या डेस्टिट्यूट, इसका सिमिलर मीनिंग बनेगा। ऑपोजिट क्या बनेगा, एनरिच्ड या प्रॉस्परस आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कलियसिव। बहुत ईजी वर्ड है, बेसिकली इन्वॉल्विंग सीक्रेट कॉपरेशन फॉर डिसऑनेस्ट। मिली भगत को बोला जाता है किसी इलीगल काम करने को, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए कॉन्स्पिरेटोरियल बोल सकते हैं या कनाइमिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा, इंडिपेंडेंट या ऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, एक्सपिएशन। एक्सपिएशन बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली द एक्ट ऑफ मेकिंग अमेंड्स आर अटॉर्निंग फॉर रॉन्ग डूइंग, ठीक है। किसी भी कह ले के गुनाह की तलाफी करना या तलाफी गुनाह बोल सकते हैं यहाँ पर, अटॉर्नमेंट या रेपरेशन। ऑपोजिट क्या बनेगा, रॉन्ग डूइंग या ट्रांसग्रेशन आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, वेंडिटा। बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली अ प्रोलॉन्ग बिटर फ्यूड और डिजायर फॉर रिवेंज। इंतकाम को बोला जाता है, इंतकाम की जो ख्वाहिश रखता है, बेसिकली फ्यूड या रिवेंज, बदला लेना, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा, रिकंसिलिएशन बोल सकते हैं या आप यहाँ पर फॉरगिवनेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, इंट्रूसिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनवेलकम्ड बिकॉज इट इन्वेड प्राइवेसी और स्पेस को बोला जाता है। जो बिन बनाए मेहमान जो है यहाँ पर इंटरफेरेंस करता है या मुदाखलत करता है या हमला कर देता है, उसको बोला इन्वेसिव या इंटरफेरेंस। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, अनऑब्ट्रूसिव बोल सकते हैं या रिस्पेक्टफुल आप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, इंपाउंडिंग। इंपाउंडिंग मीन्स क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर ऑफिशियली सीजिंग और होल्डिंग प्रॉपर्टी, बेसिकली जब्त कर लेने को बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। कौन करता है यहाँ पर, ऑफिशियल जो होता है वो करते हैं यहाँ पर। कॉन्फिस्केटेड, जब्त कर लेना, यहाँ पर कब्जे में ले लेना, सीजिंग है। ऑपोजिट क्या बनेगा, रिलीजिंग या रिटर्निंग आप इसको बोलेंगे। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड रहेगा, क्रच। बहुत इजी वर्ड है, जिसको लाठी की यहाँ पर सपोर्ट दी जाती है। आ स्पोर्ट यूज्ड फॉर वॉकिंग, ठीक है, चलने के लिए सपोर्ट करना। समथिंग रिलाइड ऑन द एक्सेसिवली, ठीक है, स्पोर्ट या प्रॉप। ऑपोजिट क्या बनेगा, हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, इटरेशन। बहुत इजी वर्ड है, आ रिपीटेड प्रोसेस को बोला जाता है, वर्जन ऑफ समथिंग। रेपिटेशन को बोला जाता है, रिअकरेंस को बोला जाता है, बार बार रुनमाना। ऑपोजिट क्या बनेगा, सिसेशन या ओरिजिनलिटी। तो आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।